हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के विषय में ही जानकारी दी थी, जिसमें मैंने आपको सिमिली, मेटाफर और पर्सनिफिकेशन 3 फिगर्स ऑफ स्पीच के विषय में जानकारी दी थी। यदि आपने उसको अभी तक न देखा हो तो देख लें और नोट भी बना लें, और यदि आप इस चैनल पर नए हों तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ओके बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे जो शेष बचा हुआ है हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच। जैसा आप जानते हैं, आपको केवल 7 काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ना है कक्षा 11 और 12 में। तो 3 प्रकार के हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्टडी कर लिया था। आज जो शेष बचे हैं उसमें से हम अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम हाइपरबोल, मेरा पहला फिगर ऑफ स्पीच है, इसको हम लोग समझते हैं। तो हाइपरबोल बच्चों, हाइपर शब्द आप जानते हैं, जैसे कहते हैं हाइपर टेंशन होना, हाइपर एसिडिटी, मतलब एसिडिटी या कोई भी बात आप करें। हाइपर का मतलब वास्तविक स्थिति से किसी चीज़ को खूब बढ़ा करके अथवा घटा करके कहना। ओके, तो इसीलिए इसको हिंदी में हम अतिशयोक्त कहते हैं। ओके बच्चों, तो द हाइपरबोल इज द फिगर ऑफ स्पीच इन which things or persons are represented as greater or less, better or worse than they actually are. Okay, यानी फिगर हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच में हम वस्तुओं को अथवा व्यक्तियों को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, यानी उसकी वास्तविक स्थिति से या तो बढ़ा चढ़ा करके या कम करके या उसे अधिक अच्छा बता करके अथवा से अधिक घटिया बता करके हम उसको व्यक्त करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से वह स्टेटमेंट या पोएटिक लाइन जो किसी भी आइडिया को या किसी भी चीज़ को या किसी व्यक्ति को उसके वास्तविक स्थिति से खूब ज़्यादा बढ़ा करके अथवा खूब ज़्यादा घटा करके अगर भाव को व्यक्त करती हैं तो उसमें हम हाइपरबोल फिगर्स ऑफ स्पीच ट्रेस आउट करेंगे। ओके बच्चों, मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा या समझाना चाहूँगा जिससे आप बहुत ही सरल भाषा में समझ जाएंगे इसे। जैसे हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। जब आप बजरंग बाण पढ़ते हैं तो उसमें ही पढ़ते हैं कि बाल समय रवि भक्ष लियो, यानी बचपना में ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था। आप बताइए सूर्य कितना बड़ा है, कितनी उष्मा है, और उसको हनुमान जी ने निगल लिया था, दिखाया गया। तो किसी भी बात को कितना बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। ओके, तो इस तरह से जब किसी भी बात को या किसी भी भाव विचार को, किसी भी व्यक्ति या वस्तु को हम उसके वास्तविक स्थिति से खूब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके व्यक्त करते हैं, तो ऐसा स्टेटमेंट अथवा ऐसी पोएटिक लाइन्स हाइपरबोल फिगर्स ऑफ स्पीच रखती है, यानी उसमें फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल होता है। ओके, आइए कुछ एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। आप देखिए 10,000 आई साइट ए ग्लेंस। बच्चों, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है डैफोडिल्स। उसमें इस लाइन को विलियम वर्ड्सवर्थ ने यूज किया है कि 10,000 आई साइट ए ग्लेंस, यानी एक ही दृष्टि में मैंने 10,000 देखा। तो 10,000 कैसे एक दृष्टि में तुरंत कैसे देखा जा सकता है, यानी बढ़ा चढ़ा करके बात कही गई है। इसी तरह बच्चों इसमें है सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, यानी वह इतना रोई कि एक पूरा महासागर उसके आंसुओं से भर गया। तो क्या संभव है किसी के आंसू से महासागर भर जाए? यानी इसका मतलब सेंस है वो खूब रोई। लेकिन क्या लिखा है, सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स, यानी उसने महासागर भर के आंसू बहाए। ओके, नेक्स्ट है बच्चों रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लॉड इन द बैटल, यानी बैटल में यानी रणभूमि में युद्ध में खून की नदियां बह चली। नदी आप जानते हैं, क्या युद्ध में खून की नदियां बह चलेंगी? ये तो खूब बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है, इसलिए इसे हम हाइपरबोल कहेंगे। नेक्स्ट है बच्चों द वेव्स रोज माउंटेन हाई, यानी लहरें पहाड़ के यानी पर्वत के बराबर ऊंची ऊंची उठी। ये भी चीज़ें खूब बढ़ा चढ़ा करके कही गई हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हाइपरबोल हुआ फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को उसके वास्तविक स्थिति से
या तो खूब ज़्यादा घटा करके या खूब बढ़ा करके कहा जाए, या उसे खूब अच्छा बताया जाए या उसे खूब खराब बताया जाए। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आप हाइपरबोल की परिभाषा समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन को बच्चों हम विरोधाभास कहते हैं। ठीक, इसकी हिंदी होती है विरोधाभास। विरोधाभास आप समझ रहे हैं, विरोधाभास का मतलब अपोजिट वर्ड्स इसमें यूज किए जाते हैं। इसकी डिफिनीशन देखिए, एन ऑक्सीमोरन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच टू अपोजिट, देखिए बच्चों, टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो विरोधी बातें या दो विरोधी विचार एक साथ में रखे जाते हैं। जैसे बच्चों, वह नियमित रूप से अनियमित रहता है, ठीक, या उसने धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया, या वह धीरे धीरे बढ़ा। ठीक, तो यहाँ धीरे धीरे भी और आगे बढ़ा भी। ओके, और रेगुलरली इरेगुलर, यानी नियमित रूप से अनियमित रहता है। ओके, जैसे जीवन, लाइफ इज ए बिटर स्वीट, जीवन कड़वा मीठा है, इधर कड़वा भी और इधर मीठा भी। तो इस प्रकार से बच्चों, इस प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच में वाक्यों में दो अपोजिट वर्ड्स अगल बगल रखे जाते हैं, साइड बाय साइड रखे जाते हैं। ओके, आप एग्जाम्पल देखें और आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे सी हियर लाइफ इज ए बिटर स्वीट। सी हियर बच्चों, जीवन कड़वा मीठा है। देखिए बच्चों, यहाँ पर इसमें दो अपोजिट वर्ड्स हैं। बिटर का अपोजिट होता है स्वीट। देखिए दोनों साइड बाय साइड रखे गए हैं। तो इस प्रकार से इसमें ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है बच्चों, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। देखिए बच्चों, ओपन का मतलब खुला हुआ, सीक्रेट का मतलब रहस्य, यानी ढका हुआ। ओके, तो इस प्रकार से इस सेंटेंस में ओपन और सीक्रेट एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं और इसमें भी ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है, देखो बच्चों, ही इज रेगुलरली इरेगुलर। देखिए बच्चों, नियमित रूप से अनियमित रहता है। देखिए रेगुलर का अपोजिट होता है इरेगुलर। ओके, तो इसमें अपोजिट वर्ड्स साइड बाय साइड रखे गए हैं। इस प्रकार से ये भी ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। तो ही इज रेगुलरली इरेगुलर, वह नियमित रूप से अनियमित रहता है। एंड नेक्स्ट है बच्चों, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। आप ये पोएम पढ़े होंगे, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का ये पोएम है, ठीक, जिसकी अंतिम स्टेंजा का ये अंतिम लाइन है, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, यानी कुछ भी न रखते हुए वो सब कुछ रखता है। तो इसमें बच्चों अपोजिट वर्ड्स आप खोजें अगर, तो नथिंग माने कुछ भी नहीं और ऑल माने सब कुछ। तो इस प्रकार से नथिंग और ऑल दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। और इसी तरह रेगुलरली इरेगुलर, ओपन, सीक्रेट, बिटर और स्वीट, ये आपके अपोजिट वर्ड्स हैं। ओके, और दोनों साइड बाय साइड रखे गए हैं। ये ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी को हिंदी में संबोधन कहते हैं। तो बच्चों, इसमें हम एड्रेस करते हैं, डायरेक्ट एड्रेस करते हैं। किसको डायरेक्ट एड्रेस करते हैं? किसी डेड को या किसी एब्सेंट को जो हो ना इस समय, अथवा किसी पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडिया को। यानी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है ये, जिसमें हम किसी निर्जीव यानी जो डेड हो चुका हो, इस समय ना हो, या कोई अमूर्त हो, एब्सेंट हो, या कोई अमूर्त हो, ठीक, एब्सेंट हो, अथवा किसी पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट यानी जिसको हम पर्सनिफाई किए हों, ऐसे विचारों को इसमें संबोधित किया जाता है। और इसको बच्चों पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, इसमें आपको एपोस्ट्रॉफी चिन्ह मिलेगा। ये ओके, संबोधन का जो इस चिन्ह है एपोस्ट्रॉफी का, ये आपको एक्सक्लेमेशन का जो चिन्ह है, ये आपको इसमें अवश्य मिलेगा। और इससे आप आसानी से पहचान लेंगे कि इसमें किस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो आप इस डिफिनीशन को रट लीजिए कि इसमें हम किसी जो नॉन लिविंग को, डेड को, एब्सेंट को या कोई आइडिया, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसको हम पर्सनिफाई कर लें, उसको मानव की तरह मना लें और उसको हम संबोधित करें,
तो ऐसा जो सेंटेंस होगा उसमें एपोस्ट्रॉफी फिगर्स ऑफ स्पीच होगी। ओके बच्चों, आइए इसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे ओ डेथ वायर इज दाई स्टिंग, इसमें पोएट ने कहा ओह डेथ, हे मृत्यु। अब मृत्यु को आप देखिए, ठीक, मृत्यु को इसमें ये आपका पर्सनिफाइड है और इसको ऐसे प्रेजेंट किया गया है जैसे लिविंग हो, ठीक है। जैसे डेथ को कहा गया ओ डेथ, इसको संबोधित किया गया है डेथ को कि आपका स्टिंग कहाँ है, आपके डंक कहाँ है, यानी जैसे कष्ट में कोई बहुत पीड़ित रहा हो और कहा मृत आपका डंक कहाँ है, आइए डंक से मुझे मान लीजिए। ओके, नेक्स्ट है ओ जजमेंट दाउ वार्ड फ्लैट टू ब्रिटिश बीस्ट। यहाँ पर देखिए जजमेंट को कहा गया है कि जजमेंट, क्या आप उस घातक बीस्ट से फ्लड कर गई हैं, चली गई हैं। तो इसमें जजमेंट को, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इष्ट को भी पर्सनिफाई किया गया है और इसे संबोधित किया गया है। आप देखें आपको एक्सक्लेमेशन का चिन्ह मिलेगा। इसी तरह से आप ओ जूलियस सीजर दाउ वार्ट माइटी एट, जूलियस सीजर खत्म हो गया था और लेकिन सीजरिज्म था, सीजर का प्रभाव था, सीजर की तरफ से लोग लड़ रहे थे, तभी ब्रूटस ने कहा, और जबकि सीजर नहीं रह गया था, ब्रूटस ने कहा ओ जूलियस सीजर तुम अब भी शक्तिशाली हो। ओके, तो आपको इस प्रकार से चिन्ह एपोस्ट्रॉफी का आपको ये मिलेगा। ओके, एपोस्ट्रॉफी फिगर आप स्पीच में यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का चिन्ह पाएंगे, संबोधन का चिन्ह आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है बच्चों मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। देखिए मिल्टन बहुत ही धार्मिक कवि था, ईश्वर में आस्था रखता था, ठीक, और वह नहीं रहा, फिर इंग्लैंड में खून खराबा हुआ। ऐसी स्थिति में इस सॉनेट को मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ये पूरे सॉनेट का टाइटल ही है। ओके, इसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था और मिल्टन नहीं रह गए थे। इसके बाद उन्होंने मिल्टन को संबोधित करते हुए लिखा था कि मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, मिल्टन तुमको इस समय होना चाहिए। ओके, ऐसे बच्चों एक मैकबेथ है जिसमें शेक्सपियर ने लिखा है फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, यानी कमजोरी ही औरत का नाम है। फ्रेलिटी यानी कमजोरी को संबोधित किया है। क्या कहा है, दाई नेम इज वुमन, तुम्हारा नाम ही, यानी कमजोरी को संबोधित करते हुए कहा कि तुम्हारा नाम औरत है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से अगर हम ये कहें कि इस समय बड़ा अशांति है आपके देश में भी, कहीं मारपीट, कहीं क्या अशांति बनी हुई है, सत्य हिंसा को लोग उतने आस्था से नहीं ले रहे हैं, और यदि हम कहें गांधी जी आपको इस समय होना चाहिए था, ठीक, गांधी जी है नहीं, लेकिन अगर उनको हम संबोधित कर हैं गांधी जी आपको इस समय होना चाहिए था, तो ये आपका एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होगा। तो बच्चों इसमें आप ये समझें कि संबोधन का चिन्ह इसमें अवश्य आपको मिलेगा और इसी से आप आसानी से पहचान लेंगे कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ओके, तो नेक्स्ट है ओनोमेटोपोइया। इसकी बच्चों वर्ड्स बड़ा है ये वर्ड, इसकी स्पेलिंग आप रट लीजिए। इसको हिंदी में कहते हैं ध्वन सूचक। ध्वन सूचक बच्चों हम उस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को, यानी किसी लिविंग बीइंग को या किसी जीव को उसके आवाज़ से पहचान लेते हैं। जैसे अगर हम फुफकार कहें, हिसिंग कहें तो सर्प से मतलब हो जाता है। चहचहाना अगर शब्द हम कह दें तो पक्षियों से मतलब हो जाता है। भन भनाना अगर हम बजिंग कह दें तो मधुमक्खी से मतलब हो जाता है। ओके बच्चों, अगर मरमरिंग कह दें हम तो आपका साउंड से मतलब हो जाता है। ओके, अगर झनकार कहें तलवार से हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ध्वनि के माध्यम से ही उस ऑब्जेक्ट या वस्तु को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। तो इस तरह के जो फिगर्स ऑफ स्पीच होगा और इस तरह का जो सेंटेंस होगा उसमें कोई ना कोई ध्वनि सूचक शब्द जरूर आप पाएंगे। ओके, उसमें कुछ ना कुछ साउंड वाला शब्द आपको मिलेगा। वही बच्चों, तो ओनोमेटोपोइया इज द फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच द साउंड सजेस्ट्स मीनिंग। साउंड से आपको उसकी मीनिंग स्पष्ट हो जाएगी। सेंटेंस में कुछ ना कुछ साउंड का शब्द जरूर रहेगा। जैसे बच्चों फॉर एग्जाम्पल घरंट घरंट गोज द हॉग। देखिए बच्चों, इससे घरंट घरंट ये साउंड व्यक्त करता है। हॉग यानी सुअर के आवाज़ को घरंट घरंट कहते हैं, ये साउंड व्यक्त करता है। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट है
स्वॉर्ड क्लैंग यानी तलवारें झंकार उठी, और गन्स बूम्ड और बंदूकें बूम की। तो बंदूक की आवाज़ को हम बूम कहते हैं और तलवार की झंकार को क्लैंग कहते हैं अंग्रेजी में। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट देखिए, द स्नेक्स आर हिसिंग। हिसिंग माने फुफकारना, हिसिंग करना, ये सर्प से संबंधित है। देखिए साउंड से संबंधित शब्द है हिसिंग। इसी तरह बीज मधुमक्खी है और इसमें बजिंग शब्द साउंड से संबंधित है। तो बच्चों इस तरह के पोएटिक लाइन में अथवा इस तरह के सेंटेंस में आप साउंड से रिलेटेड कोई ना कोई शब्द आप अवश्य पाएंगे। ओके, इसी तरह नेक्स्ट है बच्चों ब्यूटी बार्न ऑफ मरमरिंग साउंड। ये देखिए बच्चों मरमरिंग साउंड है। मरमरिंग साउंड कहते हैं बड़बड़ाना, धीरे धीरे की आवाज़। ये बड़बड़ाना एक प्रकार का आवाज़ है बच्चों, धीरे धीरे जो हम अपने मन में बड़बड़ाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से इसमें मरमरिंग शब्द आया है। इसमें भी ध्वनि सूचक फिगर्स ऑफ स्पीच है। ओके बच्चों, तो ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये जानना है, देखना है कि क्या इस सेंटेंस में कोई ध्वनि सूचक शब्द आया है या नहीं, ध्वनि को एक्सप्रेस करने वाला, बताने वाला कोई शब्द है या नहीं। अगर ऐसा आपको शब्द मिल जाता है तो आप उसे ओनोमोटोपोइया फिगर्स ऑफ स्पीच कहेंगे। आप डिफिनीशन रख लीजिए बच्चों, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके।